हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ग्लेशियर के द्वारा फॉर्म्ड हुई लैंड। ठीक है। चलिए, द आइस एज एंड द टाइप्स ऑफ आइस मासेस। पहले हम पढ़ेंगे आइस एज के बारे में थोड़ा सा लिटिल बिट, एंड द टाइप्स ऑफ आइस मासेस। जो आइस कितने तरह की होती है, आइस मासेस इन द सेंस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आइस, तो कितने टाइप की होती है वो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे लैंड फॉर्म होती है बाय द ग्लेशियर्स। ठीक। चलिए, ड्यूरिंग द प्लेस्टोसीन पीरियड और द आइस एज, जिसको हम आइस एज भी कहते हैं, अबाउट 30,000 ईयर्स एगो, 30,000 साल पहले, ग्रेट कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स कवर्ड मच ऑफ द टेम्परेट लैटिट्यूड। बहुत बड़ी आइस शीट्स ने पूरा टेम्परेट लैटिट्यूड कवर कर लिया था। अब टेम्परेट लैटिट्यूड क्या होता है ये आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे, जिसमें मैंने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पढ़ाया है, तो उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि टेम्परेट लैटिट्यूड क्या होता है। फ़िलहाल यहाँ मैं बता देता हूँ कि जैसे कि ये हमारा पूरा ग्लोब है, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट ये हमारा इक्वेटर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर एंड 23.5 डिग्री साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, और इनके बीच में जो रीजन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितना भी रीजन होता है उसको हम कहते हैं टेम्परेट लैटिट्यूड। ठीक है, क्लियर। तो उसी को पूरा कवर कर लिया था आइस शीट ने 30,000 साल पहले। फिर क्या हुआ, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन 12 मिलियन स्क्वायर माइल्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वर ब्यूरिड बाय आइस। अब क्या हुआ, 12 मिलियन स्क्वायर माइल्स को टेम्परेट लेटीट्यूड के अकेले आइस शीट ने कवर कर लिया था। उसमें से हाफ ऑफ बीच वाज इन नॉर्थ अमेरिका, जिसमें से आधा नॉर्थ अमेरिका था, एंड द रेस्ट इन यूरोप, और बाकी का यूरोप, ग्रीनलैंड एंड हाई माउंटेन्स ऑफ यूरेशिया। यूरेशिया इन द सेंस यूरोप एंड एशिया। ठीक। तो द वार्मर क्लाइमेट दैट फॉलोड caused द आइस शीट्स टू retreat। तो फिर बाद में जो गर्म वो आया, मौसम आया, तो फिर क्या हुआ, आइस पिघली। टुडे ओनली 2 मेजर आइस कैप्स आर स्टिल प्रेजेंट इन, और आज के टाइम में केवल 2 आइस कैप प्रेजेंट हैं उस टाइम के, जिसमें है ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। द फॉर्मर इन द सेंस ग्रीनलैंड कवर्स एन एरिया ऑफ 7,20,000 स्क्वायर माइल्स। ग्रीनलैंड अकेले कवर किए, while the latter is more than 5 million square miles, अंटार्कटिका 5 मिलियन से ज़्यादा। They are made up of compact sheets of ice। ये ऐसी वैसी सीट से नहीं है कि जरा सा धूप निकली और पिघल गई। ये कॉम्पैक्ट सीट, कॉम्पैक्ट इन द सेंस इसके पार्टिकल हैं जो बहुत ही फाइन पार्टिकल होते हैं, और अच्छे से कॉम्पैक्ट होती है आइस, हार्डेंड होती है, एंड द क्रिस्टलाइज्ड टू डेप्थ ऑफ ओवर अ माइल्स, और बहुत नीचे तक इसके क्रिस्टल गए हुए होते हैं अर्थ में। In Marybeard Land, Antarctica, the ice cap was measured and found to be more than 14,000 feet thick। अंटार्कटिका की अगर बात करें तो यहाँ 14,000 फीट तक, मतलब उसकी मोटाई अर्थ की जो परत है वो है आइस की अर्थ के ऊपर। अंडर सच अ कोलोसल वेट द लैंड सिंक्स ग्रेजुअली। इतना हैवी वेट के कारण जो वहाँ की अर्थ है वो धीरे से ग्रेजुअली सिंक करती है। ठीक है, धीरे धीरे सिंक करती है। देखिए, फ्रॉम सेंट्रल डोम ऑफ आइस कैप्स द आइस क्रीप्स आउट इन ऑल डायरेक्शन टू एस्केप एज ग्लेशियर्स। अब कोई वैली है, मान लो ये कोई वैली है, उसके चारों तरफ आइस है, उसकी आइस जब पिघलेगी धीरे धीरे चारों तरफ से, तो वह ऐसे ग्लेशियर के रूप में नीचे आएगी, डाउन आएगी अर्थ के ऊपर। द पीक्स ऑफ लॉफ्टियर माउंटेन्स प्रोजेक्ट्स अबव द सरफेस एज नोनाटक्स। अब जहाँ जैसे माउंटेन के ऊपर जो अर्थ होती है, आइस शीट्स होती है, उसको हम नोनाटक्स कहते हैं। व्हेन द आइस शीट्स रीचेस राइट डाउन टू द सी, दे ऑफ्टन एक्सटेंड आउटवर्ड इनटू द पोलर वाटर एंड फ्लोट एज आइस शेल्फ। अब जो वाटर नीचे आता है सर्कुलेट होके, जैसे कि कोल्ड करंट के थ्रू सर्कुलेट होके आइस शीट फिर पोलर की तरफ जाती हैं। दे टर्मिनेट इन प्रेसिपिटियस क्लिफ, और प्रेसिपिटियस क्लिफ के द्वारा टर्मिनेट कर दी जाती हैं। और ये प्रेसिपिटियस क्लिफ क्या होती है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जस्ट इसके पीछे वाले
लास्ट चैप्टर में, व्हेन दे ब्रेक इनटू इंडिविजुअल ब्लॉक्स दीज आर कॉल्ड आइसबर्ग। और जब यही आइस शेल्फ किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ब्लॉक में ब्रेक होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसबर्ग। वाइल अफ्लोट इन द सी आइसबर्ग अज्यूम अ टेबुलर और इरेगुलर शेप। और इनकी शेप क्या होती है, इरेगुलर होती है, जैसे कि ये पूरे एंगुलर नहीं होंगे, ये ऐसे ऐसे हो सकते हैं, कोई भी शेप हो सकता है इनका। ओनली 1/9 ऑफ द मास इज विजिबल, केवल 1/9 भाग उनका केवल विजिबल होता है, बाकी का पूरा भाग उनका वाटर में होता है। ठीक है, surface. The diminished size is when approaching warmer water and eventually melted, dropping the rock debris that are frozen inside them on the seabed. और जो उसके अंदर के जो रॉक्स होते हैं, आइस के अंदर जो छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, जो डेब्रिस होते हैं या जो सेडिमेंट्स होते हैं, जब बर्फ़ पिघलती है तो वो सेडिमेंट पिघल कर जो सी की है बेड पे बैठ जाते हैं सब। अपार्ट फ्रॉम ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड अंटार्कटिका के अलावा ग्लेशिएशन इज स्टिल एविडेंट ऑन द हाई लैंड ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी आइस कैप है, विच लाइज अबव द स्नो लाइन, जो स्नो लाइन के ऊपर लाई करते हैं। दिस वेरीज फ्रॉम सी लेवल इन द पोलर रीजन। और यही कारण है कि पोलर रीजन का सी लेवल और नॉर्मल सी लेवल का बढ़ता है। पोलर रीजन 9000 फीट इन द आल्प्स एंड 17,000 फीट एट इक्वेटर। यही कारण है, क्योंकि यहाँ क्या है, आइस ज़्यादा है पोलर रीजन में, तो क्या है, वाटर कम है, तो सी लेवल कम है, डेप्थ, और यहाँ डेप्थ ज़्यादा है इक्वेटर पे। एज एन माउंट किलिमंजारो परमानेंट स्नो फील्ड आर सस्टेन्ड बाई हैवी विंटर स्नोफॉल and ineffective summer melting the evaporation, where the slopes are gentle and the hollows are sheltered from both direct sunlight and strong winds. Any snow that fall is rapidly accumulated. और जैसे ही कोई भी बारिश होती है वो उसके ऊपर गिरती है बर्फ़ की, तो वो तुरंत ही जम जाती है। पार्ट ऑफ सरफेस स्नो में मेल्ट ड्यूरिंग द डे बट बाई नाइट फॉल इट इज़ रीफ्रोजन। और दिन में बर्फ़ गिरती है और रात में फिर से ये जम जाती है, मेल्ट होती है जितनी, रात में फिर उतनी जम जाती है। ठीक, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल इट फॉर्म अ हार्ड ग्रेनुलर सब्सटेंस नोन एज नीव इन फ्रेंच एंड फर्न इन जर्मन। ये टर्म याद रखना, जैसे कि डे में जितना भी आइस कैप पिघला, रात में उससे ज़्यादा जम जाता है, जो पिघलता रहता है, जमता रहता है। इसके कारण क्या होती है, वो उसकी आइस की जो शीट्स होती है बहुत ही हार्ड हो जाती है। ठीक है, हार्ड हो जाती है और एक सरफेस बना लेती है, मोटी शीट बना लेती है अर्थ के ऊपर। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल इट फॉर्म अ हार्ड ग्रेनुलर सब्सटेंस नोन एज नीव। और बहुत ही हार्ड सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम कहते हैं नीव इन द लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच, फर्न कहते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ जर्मन। ये टर्म याद रखना, ये आगे यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, owing to gravitational forces the नीव of upland snowfield is drawn। अब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो अपलैंड की नीव है और फर्न है वो डाउनवर्ड मूव करेगी इन द वैली बिलो, एंड दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ फ्लो ऑफ ग्लेशियर। और यही इसी को हम कहते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक है, द रिवर ऑफ आइस, जिसको रिवर ऑफ आइस कहते हैं, यानी बर्फ़ की नदी भी कहते हैं। इट नॉर्मली अज्यूम्स अ टंग शेप। ये क्या होती है, जनरली ये जीभ के आकार की होती है। ब्रॉडेस्ट एट द सोर्स, स्टार्टिंग जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे ये चौड़ी होती है, बट बिकमिंग नैरोवर, और ये पतली होती चली जाती है डाउन हिल की तरफ। ठीक है, जैसे जैसे मूव करती है। दो द ग्लेशियर इज नॉट लिक्विड अंडर अ कॉन्टिन्यूअल प्रेशर फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड स्नो, ये पूरा लिक्विड नहीं होता, इट मूव्स। जब ये मूव करता है तब पूरा लिक्विड नहीं होता है। द रेट ऑफ मूवमेंट इज ग्रेटेस्ट इन द मिडिल, और बीच में सबसे ज़्यादा इसका मूवमेंट होता है। वेयर देयर इज लिटिल ऑब्स्ट्रक्शन, जहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन छोटा आ जाए तो। द साइड्स एंड द बॉटम आर held back by friction with the belly side spurs एंड बेली फ्लोर। बेली साइड स्पर्स क्या होते हैं, जैसे कि वो मैंने बताया था इंटरलॉकिंग स्पर्स जस्ट लास्ट वाले चैप्टर में, ऐसे से जो बेली के यहाँ से बीच में आइस फ्लो करती है, तो जैसे ही इसके ऊपर आती है तो और इसकी स्पीड बढ़ जाती है। इफ़ अ रो ऑफ स्टेक इज प्लांटेड अक्रॉस अ ग्लेशियर इन स्ट्रेट लाइन, दे विल इवेंचुअली टेक अ कर्व शेप डाउन द बेली, showing that the glacier moves faster at the center than the sides। फिगर देख लीजिए, ये फिगर है, जैसे कि यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है मिडिल में, और यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है। और ये देखिए माउस इसका,
यहाँ पे चौड़ी होती है, धीरे धीरे पतली होती चली जाती है, ठीक है। ये वैली साइड्स है, ठीक। इन द आल्प्स द एवरेज रेट ऑफ फ्लो इज अबाउट 3 फीट अ डे। आल्प्स रीजन में क्या होता है, केवल 3 फीट लगभग मूव करती है आइस। इन ग्रीनलैंड में क्या होता है, इट मे बी मोर देन 50 फीट, बट इन अंटार्कटिका वेयर देयर इज अ लिटिल हीट टू मेल्ट द आइस अ ग्लेशियर मूव ओनली अ फ्यू इंचेस। अंटार्कटिका में थोड़ी कम हीट होती है, थोड़ी, तो उससे क्या होता है, कुछ ही इंचेस मूव करते हैं। द एल्चेस ग्लेशियर इन द बर्नीज ओवरलैंड ऑफ स्विट्जरलैंड 10 miles लॉन्ग, affording some spectacular sights to alpine tourists. Or though it is the longest glacier in Europe, it is short compared with those of Alaska and Himalayas, which measures more than 5 times the length. हिमालय में और ज़्यादा, क्योंकि हीट जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे ग्लेशियर ज़्यादा मूव करेंगे, ठीक है। इतना तो नॉर्मली हम सब जानते हैं। At the foot of mountain ranges, several glaciers may converge to form an extensive ice mass called a Piedmont Glacier. At the foot of mountain ranges, several glaciers may converge to form an extensive ice mass. जब सारे ग्लेशियर पिघल के माउंटेन के नीचे आ जाते हैं, उसके क्या कहते हैं, फीट पे, तो क्या होता है, वहाँ पे एक बड़ा सा आइस का कैप बन जाता है, तो उसको कहते हैं पीडमोंट ग्लेशियर। द बेस्ट नोन पीडमोंट ग्लेशियर इज द Malaspina Glacier of Alaska, which is 65 miles long, 25 miles wide, covering an area of more than 1600 square miles. पीडमोंट ग्लेशियर वह ग्लेशियर होते हैं जो कि आइसबर्ग के पिघलने के बाद, जब आइसबर्ग पिघल के माउंटेन की फीट पे आ जाते हैं, तो वहाँ जब इकट्ठा हो जाते हैं, तो जो वहाँ पे जो कहते हैं कि जो माउंटेन टाइप का बनता है आइस का, उसको हम कहते हैं पीडमोंट ग्लेशियर, ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैंडफॉर्म ऑफ हाईलैंड ग्लेशिएशन। लैंडफॉर्म ऑफ हाईलैंड ग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन जनरली गिव्स राइज टू इरोजनल फीचर्स। अब ग्लेशिएशन क्या होता है, ये इरोजनल फीचर्स को बढ़ावा देता है, या इसके कारण ही अर्थ का इरोजन होता है, ऐसे कह लो। इन द हाईलैंड, हाईलैंड इन द सेंस जो पहाड़ी ज़मीन है, जो पहाड़ हैं, जो माउंटेन्स हैं, उनके वहाँ से जो हाईलैंड इरोजन होता है आइस के थ्रू। एंड डिपोजिशनल फीचर्स ऑन द लो लैंड, और वहाँ से इरोज होके लो लैंड में डिपॉजिट होते हैं। दो दीज प्रोसेस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज ग्लेशियर प्लेज अ कंबाइंड रोल ऑफ इरोजन। और ये एक साथ दोनों प्रोसेस नहीं होते हैं, एक ही ग्लेशियर के होता है, क्योंकि ग्लेशियर के द्वारा तीनों काम होते हैं, इरोजन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है और डिपोजिशन भी होता है थ्रू आउट इट्स कोर्स, इसकी पूरी लाइफ साइकिल में ग्लेशियर की। अ ग्लेशियर इरोडेड इट्स वैली बाई 2 प्रोसेस। अब ग्लेशियर जब किसी वैली के थ्रू निकलता है, किसी वैली से, किसी पहाड़ से निकलता है, तो वह 2 तरह से वैली को इरोड करता है। कैसे? बाई प्लकिंग, और प्लकिंग क्या है, प्लकिंग एंड एब्रेशन। प्लकिंग क्या है, प्लकिंग, बाई प्लकिंग द ग्लेशियर फ्रीजेस द जॉइंट। अब प्लकिंग में क्या होता है, ग्लेशियर जो माउंटेन के थोड़े बहुत क्रैक्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उसमें आइस चली जाती है और फिर वहाँ पे जाके फ्रीज हो जाती है। फ्रीज होने के बाद क्या होता है, उसकी जॉइंट्स की क्या है, जॉइंट्स की जो क्रैक्स की है वो विड्थ बढ़ जाती है, और बढ़ने से क्या होता है, उसकी बाहरी परत चटकने लगती है और वह टूट टूट के वहीं इकट्ठा हो जाती है और आइस के थ्रू डिपॉजिट हो जाती है लो लैंड में। अंडरलाइंग रॉक्स एंड टीयर्स आउट इंडिविजुअल ब्लॉक्स एंड ड्रैग्स देम अवे, ठीक है, वही बोला मैंने। बाई एब्रेशन क्या होता है, द ग्लेशियर स्क्रैचेस, स्क्रैपेस एंड पॉलिशेस। अब एब्रेशन में क्या होता है, ग्लेशियर क्या करते हैं, वैली के फ्लोर को क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं, एब्रेस्ड करते हैं। उसके थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू इरोजन होता है और लो लैंड में डिपोजिशन होता है डेब्रिस का, ठीक। Large angular fragments cut deep into underlying rocks, so all the glacial floor bear evidence, striation or scratching. The finer material is smooth and polishes the rock surface and produces finely ground rock floor. चलिए अब इसके कुछ फीचर हैं वो देख लीजिए, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है कोरी, सर्क्यू और CWM। टर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे यूज होंगे, डायरेक्ट टर्म आगे यूज होंगे, ये पूरा प्रोसेस नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ अ ग्लेशियर फ्रॉम इट्स स्नो कवर्ड वैली हेड, जहाँ से ग्लेशियर चलता है नीचे की ओर मूव करता है, किसी पहाड़ी से पिघल के चलता है और नीचे की ओर मूव करता है। एंड द इंटेंसिव शैटरिंग ऑफ अपलैंड्स, और जैसे कि उसकी अपलैंड टूटती है, स्लोप्स टेंस टू प्रोड्यूस अ डिप्रेशन वेयर द फर्न और नीव अभी मैंने बताया था, एक्यूमुलेट्स। फर्न और नीव डिप्रेशन जैसे होता है, तो फर्न और नीव एक्यूमुलेट्स हो जाती हैं। फर्न नीव क्या होती है, ये एक क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट आइस शीट्स होती है, जो कि आइसबर्ग पिघल के
पिघलती तो उसको कॉम्पैक्ट आइस शीट्स को हम कहते हैं नीव। इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेंच, जो कि मैंने अभी बताया पहले, द प्रोसेस ऑफ प्लकिंग ऑपरेट्स ऑन द बैक वॉल। अब जैसे ही प्लकिंग का प्रोसेस ऑपरेट होता है, प्लकिंग भी मैं बता चुका हूँ क्या होता है, स्टीपनिंग इट, और वह क्या करता है, एक जो फ्लो जहाँ से वो निकलता है उसको स्टीप करता है, ठीक है, उसको रगड़ता रहता है। एंड मूवमेंट ऑफ द आइस अपरेट्स, अब आइस जब मूव करती है तो उसके जो जिस पे मूव कर रही है उस बेड को, उस माउंटेन की फ्लोर को क्या करती है, ये अब्रेस करती, खरोचती है। द फ्लोर डीपनिंग, और फ्लोर डीप होता है द डिप्रेशन इनटू अ स्टीप हॉर्स शू शेप्ड बेसिन कॉल्ड अ सर्क्यू, और फिर एक हॉर्स शू शेप का बेसिन मतलब उसको हम क्या कहते हैं, सर्क्यू, ठीक, उसको सर्क्यू कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कोरी इन स्कॉटलैंड, और इसी को हम कोरी कहते हैं स्कॉटलैंड में, ठीक है। और CWM कहते हैं वेल्स में। देयर इज अ रॉकी रिज एट द एग्जिट ऑफ कोरी, एंड व्हेन द आइस इवेंचुअली मेल्ट्स वाटर कलेक्ट्स बिहाइंड द बैरियर टू फॉर्म अ कोरी लेक, और जैसे ये निकल जाते हैं उसके बाद जो क्रैक्स पड़ते हैं उसमें वाटर कलेक्ट हो जाता है और उसको हम कहते हैं कोरी लेक, ठीक। दूसरा है, जैसे कि फिगर देख लीजिए, ये क्रैक्स पीछे छूट गया, इसमें वाटर जमा हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे कोरी लेक्स, ठीक। ये जो क्रैक्स दिख रहा है बड़ा सा, और ये हमारे आइस, ये पूरी आइस है, आइस की एक सीट है, ये मूव कर रही है इस रेड कलर के माउंटेन के स्टोन। तो ये क्या हुई, इसने ये पहले इतना था, अब इसको इसने रग्ड कर दिया, यहाँ से ऐसी जगह बना ली है, ठीक। और क्या, ये क्रेवासिस, ये छोटे छोटे जो क्रैक्स पड़े हैं इसकी सीट में उसको क्रेवासिस कहते हैं, ठीक। और ये रग्ड माउंटेन बॉल है, ये नीव और फर्नियन बड़ा सा आइस का, ये आइस है वाइट कलर की पूरी यहाँ से यहाँ तक, और ये माउंटेन है, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं एरेट्स और पिरामिडल पीक्स की। व्हेन टू कोरी कट बैक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ माउंटेन, नाइफ्ड एज रिज आर फॉर्म्ड कॉल्ड एरेट्स। जैसे कि कोई ये माउंटेन है, अब इसको ये माउंटेन है पूरा, और ये इसकी सीट है, ये पूरा माउंटेन है, ये माउंटेन बन गया। अब यहाँ से आइस पिघलेगी, यहाँ से भी आइस पिघलेगी, और यहाँ चारों तरफ से पिघलेगी यहाँ से, ठीक, पिरामिडल शेप में। और जो यहाँ पे आइस फ्लो करेगी, अब ये क्या है, ये रिज बन जाएगी, ये इसको यहाँ से अब्रेस कर देगी, यहाँ पे भी अब्रिविएशन होगा, यानी कि स्क्रैचिंग होगी, यहाँ स्क्रैचिंग होगी, तो यह रिज क्या होगी, ये रिज पतली हो जाएगी, पतली हो जाएगी मतलब कि क्या हो जाएगी, नाइफ टाइप की हो जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं क्या, एरेट्स, फ्रेंच वर्ड में। अब वेल नोन ब्रिटिश एग्जाम्पल ऑफ एन एरेट इज स्ट्राइडिंग एज ऑन हिमालयन वेस्ट मोरलैंड वेयर 3 और मोर सर्क्यू कट बैक टुगेदर। अब इसका मैं आपको फिगर दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जैसे कि ये माउंटेन है, अब ये पिरामिडल पीक है, वहाँ से क्या होगी, आइस कैप, ये पूरी आइस है, ये शैटर्ड होकर नीचे आएगी, जब ये लगातार नीचे आती रहेगी तो क्या होगी, इसको ये इरोड कर देगी, इसकी साइड्स को भी, तब ये यहाँ पे एक पतली सी रिज बन जाएगी, ये तीनों देखो, तो इसको कहेंगे हम स्नो एक्यूमुलेटेड हेयर। यहाँ आइस जमा हो जाएगी, ऊपर से पिघल पिघल के आएगी, और ये नाइफ एज क्या है, इसको हम कहेंगे एरेट्स, और ये सर्क्यू, ठीक ठीक, ये फीचर हो गया। और एक और जो मैंने क्रैक्स बताया था आपको, बर्स क्रैन एट द हेड ऑफ ग्लेशियर वेयर इट बिगिंस टू लीव द स्नो फील्ड ऑफ अ कोरी, अ डीप वर्टिकल क्रैक्स ओपन कॉल्ड ए बर्स लैन। बर्स क्रैन क्या होते हैं, ये क्रैक्स जो मैंने बताया अभी, ये जो दिख रहा है, ये क्योंकि यहाँ से आइस क्या होती है, आइस कैप्स क्या होती है, यहाँ से माउंटेन को छोड़ती है, जैसे ही छोड़ती है वहीं पे फिर एक क्रैक्स बन जाता है और आइस कैप आगे निकल जाए, इसी क्रैक्स को हम कहते हैं बर्स क्रंट, ठीक। इसके आगे का कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।